बच्चों, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके क्वेश्चंस कुछ करने हैं हमें। तो देखिए एच.सी. वर्मा जी के वर्कड आउट एग्जांपल्स हम करते हैं। आप निकालिए एच.सी. वर्मा। इसका वर्कड आउट एग्जांपल देखो 359 पेज पर, HCV पेज नंबर 359 है ना। तो आप देखिए पहला एग्जांपल है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाई ए 5 मिलीवॉट लेसर सोर्स ऑपरेटिंग एट दिस नैनोमीटर, यानी कि इतने में कितना निकलता है। देखिए 5 मिलीवॉट, 5 मिलीवॉट का मतलब क्या होता है? 5 मिलीवॉट का मतलब होता है 5 × 10⁻³ जूल पर सेकंड। इन्होंने इसमें से एनर्जी के कितने फोटोन निकल रहे हैं वो पूछा है। तो मैं कहता हूं कि n × h न्यू, दिस इज टोटल एनर्जी, दैट इज 5 × 10⁻³ जूल। n हमको चाहिए, h होता है 6.62 × 10⁻34, न्यू होता है c/λ, इट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ आप n कैलकुलेट करिए। n आ जाएगा आपका 5 × 10⁻³ इंटू लैम्डा। लैम्डा इन्होंने दे रखा है 63.8 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹, ये लैम्डा है बेटा, अपॉन 6.62 × 10⁻34 एंड अपॉन c यानी 3 × 10⁸। बस यही आपका आंसर है। तो ये आंसर जो है आप चेक करिए कितना आएगा। ये 10⁻³ 12 आ जाएगा वहाँ पे, तो 20 आ जाएगा, 10⁻14 आ जाएगा, 10⁻14 और ये आपका 20 हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरे को लग रहा है ये 158 × 10⁻, कुछ आएगा। एक बार ज़रा चेक करते हैं कितना आंसर है। हाँ 1.6 इंटू, बिल्कुल सही है, 1.6 × 10⁻, कितना है 10 है ना। हाँ 10 ही दे रखा है इन्होंने, अपना क्या आना चाहिए एक बार चेक करो। 10 तो नहीं आना चाहिए, मेरे को लग रहा है ये 16 के आसपास आना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरे को दिख सही नहीं रहा 16 है या 10 है। इनका देखना पड़ेगा, थोड़ा सा चश्मा उतार के देखना पड़ेगा क्या भाई, बड़ा छोटा छोटा लिख रखा है इन्होंने, है ना। मेरे को 16 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एकदम सही है। आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, पेज नंबर 359 पर। नेक्स्ट, इसके बाद में अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बात करेंगे पेज नंबर 360 पर। चेक करिए, A monochromatic source of light operating at 200 watt emits these photons per second. Find the wavelength of light. Monochromatic source of light at 200 watt emits these photons per second. बस तो इतने सेकंड निकाल रहे हैं, तो एक की हमें वेवलेंथ चाहिए। देखिए एनर्जी बराबर है n × h न्यू, h न्यू ये दे रखा है इन्होंने 200 वॉट, वॉट यानी जूल दे रखा है, जूल पर सेकंड है ना। चलिए अब हमें n चाहिए, n h है आपका 6.62 × 10⁻34, c है आपका 3 × 10⁸, लैम्डा आपको पता ही नहीं है, लैम्डा इनको निकालनी है ना। हाँ तो आपका ये 200 आ जाएगा, राइट। आप लैम्डा कैलकुलेट करिए, ठीक है, करिए अपने आप कैलकुलेट करो, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। ये सब बड़े छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाइड्रोजन एटम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस एंड स्टॉप्स। अच्छा, मतलब ये फोटोन एब्जॉर्ब करके स्टॉप हो गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v। इसका मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन की बात हो गई जी। देखिए एग्जाम्पल 3 जो है ना इसका, उसमें क्या है कि इनिशियल मोमेंटम mv इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम h/λ, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम जो दौड़ रहा था इस स्पीड से, उसने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया और रुक गया, शांत हो गया। इसका मतलब अपोजिट टक्कर हो गई, एक इधर से आया एक उधर से आया, दोनों मिले 0। मोमेंटम 0 वाला केस है ये, मोमेंटम 0 वाला केस है, ठीक है। तो बस आपका आंसर यही है। m आपका हाइड्रोजन एटम है, m जो है आपका हाइड्रोजन एटम का 1.67 × 10⁻27 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, एटम है सॉरी,
एटम, सही है। वी एच है आपका 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। लैम्डा आपको पता ही नहीं है या लैम्डा पता है? लैम्डा है 122 नैनोमीटर यानी 10 की पावर माइनस 9। आप वी निकाल लीजिए बस, ठीक है, तो आप वी निकाल लीजिए। जो भी आए वी, मैं नहीं जानता कितना आ रहा है ना, ये आपका मामला है। मुझे लग रहा है वो देखो उधर 4 तो ये आ जाएगा, हाँ 4 बार तो ये चला जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 27 है, वो 9 है, 100 आ जाएगा। 400/122, 400/122 आएगा मेरे हिसाब से। दो आई एम नॉट वेरी कन्फर्म, मैं मतलब लापरवाही से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर देख लेना। 400/122 कुछ आएगा शायद, हाँ 3 पॉइंट इतना ही आएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल 3 था। एग्जाम्पल 4 देखिए इसके बाद। देखो HC वर्मा जी का जो एग्जाम्पल 4 है वो कर रहा हूँ मैं। A parallel beam of monochromatic light of wavelength, this is incident normally on a perfectly absorbing surface. Perfectly absorbing surface है। The power through any cross section of the beam is this. Find the number of photon absorbed per second by the surface and the force exerted by the beam on the surface। ठीक है जी, तो हम जो है नंबर ऑफ फोटोन निकाल देते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं पावर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज 10 वॉट। तो ठीक है, हम नंबर ऑफ फोटोन निकाल देते हैं। तो सबसे पहले n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा इट इज इक्वल टू 10 वॉट है ना। 10 वॉट यानी 10 बस 10 वॉट आ गया तो जूल ही आ गया है ना। 10 वॉट है जी, तो इसको मतलब जूल ही है, ये है जूल है, करेक्ट। अब देखिए n का हमें नंबर पता लगना है। h का मतलब है सॉरी n इंटू एच है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। c है आपका 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है, कहाँ गया? लैम्डा है आपका 500 नैनोमीटर है क्या? हाँ 500 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 9। इट इज इक्वल टू 10 जूल। अब आप n निकाल लीजिए अपना। तो मुझे लग रहा है ये n जो है ना आ रहा है, देखो 10 की पावर 7, 10 की पावर 15 तो ये 19। एक बार देखना जरा उधर उधर, हाँ ये 10 की पावर 7, 10 की पावर 15, ये 2 जीरो भी गए काम से, और ये आ गया आपका 10 की पावर 19। 10 इंटू 10 की पावर 19 आ गया है ना। अब यहाँ पे 20 ये 5 है, तो मेरे को लग रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर 19 इतने फोटोन आ गए। मतलब मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आई एम नेवर डूइंग करेक्ट कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी है भी नहीं, आप करिए अपनी कैलकुलेशन अपने आप। फिर भी मैं देखता हूँ 99% सही होगा। हाँ सही है, 2.52 किया है उन्होंने, अपन ने 2.5 किया है ना। चलिए आगे की बात कर रहे हैं। ये द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। देखो बेटा, फोर्स के लिए मैं बात कर दूँ, आपकी एनर्जी इतनी आ रही है 10 जूल। अब आप फोर्स आराम से निकाल सकते हो, फोर्स आराम से निकाल सकते हो। 10 जूल पर सेकंड है ये, ध्यान दो। एनर्जी कितनी है? एनर्जी आ रही है आपकी 10 जूल पर सेकंड। ये बड़ी ध्यान देने की बात है, 10 जूल पर सेकंड है, यानी कि ये वाट है, ये वाट है ना। अब ये पर सेकंड तो ऑलरेडी है, तो एनर्जी पर सेकंड है ये, इसको आप ये कहिए एनर्जी पर सेकंड है, ये फंडामेंटली पर सेकंड है। तो मैं कह दूंगा इट इज 10 है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से बोलता हूँ। इस एनर्जी को मैं कहता हूँ m इंटू सी स्क्वायर पर सेकंड है, पर सेकंड है ना। m इंटू सी सेकंड। अब ये p अपॉन सेकंड है, p अपॉन सेकंड, फोर्स पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये फोर्स है। तो ये p अपॉन सेकंड ही फोर्स है। F इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये p अपॉन सेकंड फोर्स है ना। हाँ p अपॉन सेकंड फोर्स है, तो ये 10 अपॉन c आ जाएगा फोर्स, है ना। 10 अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो आई थिंक इट विल कम 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन, ये आएगा 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। हाँ बिल्कुल यही आंसर है, यही इनका भी आंसर है। तो आप देखिए कि ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ कर नहीं रहा, आई एम जस्ट डूइंग मस्ती, फुल ऑन मस्ती है। और जैसे वो एनर्जी पर सेकंड दिखा मुझे,
तो मैंने कहा एनर्जी पर सेकंड दिखाया, यानी कि यूनिट टाइम का दिख गया। यूनिट टाइम का दिख गया तो ये मैंने m इंटू सी स्क्वायर अपॉन एस लिखा। m इंटू सी को मैंने कहा मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ यूनिट टाइम, मोमेंटम ऑफ यूनिट टाइम इटसेल्फ इज फोर्स, मोमेंटम पर यूनिट टाइम इटसेल्फ इज फोर्स। तो बस हमने मस्ती मार ली, आ गया आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, फिगर shows a small plane strip suspended from a fixed support through a string of length L. A continuous beam of monochromatic light is incident horizontally on the strip and is completely absorbed. The energy falling on the strip per unit time is W. Find the deflection of the string from the vertical if the mirror stays in equilibrium. If the strip is deflected slightly from its equilibrium position, the plane of the figure, in the plane of figure, what will be the time period of resulting oscillations? अच्छा, अब हमको जो है ना उसका टाइम पीरियड चाहिए रिजल्टिंग ऑसिलेशंस का। अब रिजल्टिंग ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा क्या? चलिए अभी देखते हैं क्या है ये, है ना। ये स्मॉल मिरर है, स्ट्रिप सस्पेंडेड फ्रॉम ए fixed support through a string of length L. A continuous beam of monochromatic light is incident normally on the strip and completely absorbed. The energy falling on the strip per unit time is W. ठीक है, एनर्जी तो पर यूनिट टाइम इन्होंने W दे दिया, इसका मतलब फोर्स आ जाएगा क्या हमारे पास? हाँ, फोर्स आ जाएगा बिल्कुल। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम दे दिया साहब, एनर्जी पर यूनिट टाइम इन्होंने दे दिया, इसका मतलब हमारे पास फोर्स आ जाएगा। और एनर्जी पर यूनिट टाइम इन्होंने W कह रखा है, इन्होंने W कह रखा है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखो इसका मतलब ये आ गया m इंटू सी अपॉन टी। एनर्जी आप m इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर उसको आप p इंटू सी कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास में W इक्वल टू आ गया p इंटू सी अपॉन टी, ये आपका FC है। p अपॉन टी को F कहते हैं, फोर्स। इसका मतलब आपका फोर्स आ गया W अपॉन सी, फोर्स आ गया आपका W अपॉन सी। जब आपके पास फोर्स W अपॉन सी आ गया तो एक बार ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल, ठीक है, ए पता करिए। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल इफ द मिरर स्टेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको इसका कैलकुलेशन करना। लो जी, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये है जी, ये एल है बेटा। अब निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो इसका मास होगा कुछ ना कुछ, तो वेट mg होगा बेटा धरती माता के कारण। यहाँ आपका फोर्स है जो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, ये आपका टेंशन है। तो मैं कह दूंगा कि टेंशन को हम यहाँ पे कह देंगे t cos थीटा और यहाँ कह देंगे t sin थीटा, राइट। अब आप देखिए t sin थीटा इक्वल टू f एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। तो ये tan थीटा बराबर आ जाएगा f अपॉन mg। चलिए जी, tan थीटा बराबर f अपॉन mg। f कितना है? f है w अपॉन सी mg। चेक करना जरा ये आंसर है क्या? tan थीटा बराबर w अपॉन mg सी, मतलब बड़ा इजी है। आगे वाला टुकड़ा क्या कह रहे हैं ये बी वाले में, if the strip is deflected slightly from the equilibrium position in plane of figure। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और लाइट कंटिन्यूस आ रही है, लाइट कंटिन्यूस आ रही है। देखिए मैं थोड़ा अलग कलर से फिगर बना रहा हूँ। लाइट रेज आर कमिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर एवर, हमेशा के लिए लाइट रेज आती रहेंगी। जब हमेशा के लिए लाइट रेज आती ही रहेंगी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहेगी, फोर्स लगता रहेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहेगी। अब हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए। अब ये SHM करेगा, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से समझो। अब ये SHM करेगा बेटा, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते ही ये आपका यहाँ से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो बस ये ऐसे SHM करेगा। एवरी SHM इन दिस वर्ल्ड टेक्स प्लेस इन इक्विलिब्रियम स्टेज। कोई भी SHM इक्विलिब्रियम स्टेज में होती है,
इक्विलिब्रियम के अलावा SHM नहीं होती है, तो ये SHM होगी, करेक्ट। अब जब ये SHM होगी तो इसका टाइम पीरियड निकालना है हमारे को, है ना। देखो बेटा, अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो आपका ये F जो है ऐसे रहेगा, mg आपका ऐसे रहेगा। तो अब आपका जो है ना रीस्टोरिंग फोर्स कौन होगा, कौन इसको इधर लेकर के आएगा, ये हमको फैसला करना है। तो अगर लिटिल, मान लीजिए वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन थीटा टुक प्लेस, बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन थीटा हुआ है, राइट। अब जब ये थीटा डिफ्लेक्शन आया है तो देखिए आप mg जो फोर्स है, mg ये आपका लग रहा है नीचे की तरफ और आपका F लग रहा है इधर की तरफ, करेक्ट। ये जो F है इसकी वैल्यू आपके पास पहले से ही है, अब देखो इस mg का कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ कितना, अच्छा ये एक बात है ना कि नेट फोर्स आएगा ना इसका, तो नेट फोर्स का कंपोनेंट लेकर के कर लो ना यार। ओके, देखो होगा क्या कि ये जरा सा जो डेविएशन आया है, लिटिल डेविएशन, तो टाइम पीरियड 2π√L/g नहीं हो जाएगा क्या? t बराबर 2π√L/g कर दो, नहीं कर रखे ना ये। हाँ, तो आपको क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स निकाल करके कर दो बस, है ना। देखिए आप अगर थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होना है तो हमने जब SHM पढ़ाया था तो एक सवाल करवाया था आपको, वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, फिर उससे इस सवाल को हम करेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, SHM में हमने आपको एक छोटा सा सवाल करवाया था और बहुत मस्त सवाल था। एक कार है, रेल की डिब्बा है, इसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम को लटकाया था। जब ये सिंपल पेंडुलम लटका था, अगर ये रेल का डिब्बा a एक्सीलरेशन से चलने लग गया था तो इसके ऊपर फोर्स लगा था और ये रेल का ये जो सिंपल पेंडुलम था ये ऐसा हो गया था। इस पर फोर्स इधर लगा था ma और इधर फोर्स लगा था mg, फिर आपका ये एंगल थीटा आ गया था। अब यहाँ पर अगर हमने SHM कराया था तो हमारा टाइम पीरियड ये आया था L/√g² प्लस a²। हमने नेट फोर्स, नेट वो निकाल दिया एक्सीलरेशन, इसका g का और a का दोनों का रिजल्ट निकाला था, तो ये आया था, है ना। आज हम वही कर देंगे उस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए वापस से हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कहाँ गया वो, कहाँ गया वही क्वेश्चन, ये रहा। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो फोर्स लग गए। मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ डायग्राम को, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे दो फोर्स लग गए और ये जो पहले यहाँ पर बैलेंस था, है ना, वो अब थोड़ा सा यहाँ बैलेंस हो गया और यहाँ पर इस पर दो फोर्स लग चुके हैं, एक लग चुका है ये, एक लग चुका है ये आपका F है, करेक्ट। तो ये आपका F है। तो अब होगा क्या कि ये आपका टेंशन है, ये टेंशन है तो ये T cos थीटा है, ये क्या है T sin थीटा है, ये T sin थीटा है। अब बैलेंस तो आपका आ ही गया था, है ना, तो वो कोई इश्यू नहीं है ना। आपका tan थीटा आ चुका है, tan थीटा आपका F/mg आ चुका था। अब F को हमने W/c लिख दिया था। ये तो आपका बैलेंस पॉइंट हो गया। अब इस बैलेंस पॉइंट के अबाउट हमें SHM करानी है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस रिजल्टेंट फोर्स के लिए कर दो बस, आप खत्म। तो देखिए मैं T इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, T इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 2π√L/L F² प्लस m² अपॉन m², ये आएगा। एक्सीलरेशन आएगी इन दोनों के कारण। बस दिस इज योर आंसर, F आपका है W/c। तो आप ऐसा करिए, F आपका W/c है, तो बस इसको इसी फॉर्मेट में कर दीजिए आप। ये आएगा T बराबर 2π√L और ये आएगा m से m चला गया तो आपका बच जाएगा ये W² c² m² प्लस g²। चेक करिए, ये आपका टाइम पीरियड आएगा,
ये आपका टाइम पीरियड आएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है और 8, 9, 10 ये बड़े अच्छे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार पकड़ने की कोशिश करिए कि कैसा हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 को पकड़िए कि क्या है ये एग्जाम्पल। पता है क्या कर रहे हैं, लाइट ऐसे आ रही है, मतलब एक स्फीयर है और उसमें लाइट ऐसे आ रही है। एक बार हम सवाल पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ हेमीस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर एंड इनर सरफेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, है ना। फाइंड द फोर्स ऑन द हेमीस्फीयर ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन इट इफ द सोर्स एमिट्स अ पावर डब्ल्यू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हम इसको बिल्कुल भी एच.सी. वर्मा जी की स्टाइल से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एच.सी. वर्मा जी की स्टाइल से सॉल्व किया ना तो बहुत टाइम खराब होगा। हम कॉलिजन का कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। क्या लगाएंगे? कॉलिजन का कंसेप्ट लगाएंगे। कॉलिजन का कंसेप्ट क्या था? ओनली वर्टिकल और नॉर्मल कंपोनेंट इज एप्लीकेबल फॉर द कॉलिजन। जो उसका टेंजेंशियल वाला होता है ना, वो काम ही नहीं करता। अब देखिए आपको मैं छोटा सा एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए एक बाउल है, स्फेरिकल बाउल है ना। अब स्फेरिकल बाउल से यहाँ से एक बॉल आई, यहाँ से एक बॉल आई। 2 मिनट में आप चीज़ समझिए, आपको समझ में फटाफट आ जाएगा। यहाँ से एक बॉल आई, यहाँ से एक बॉल आई। मान लीजिए इस बॉल का फोर्स जो था या बॉल का जो रिएक्शन है वो मान लो F है। मान लो इस बॉल का रिएक्शन F है, होगा तो सही, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आई है, टकराई है तो कुछ ना कुछ होगा। चोट लगेगी किस पर? बाउल पर। अब इस F के 2 कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले जिंदा रह जाएंगे। हाँ, ये जोरदार बात है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ऐसा ही एक स्फीयर लिया है, हेमी स्फीयर, और यहाँ से इन्होंने एक सोर्स का लिया है। सोर्स में से लाइट आ रही है, यानी फोटोन आ रहे हैं। फोटोन क्या है? फोटोन इज एनर्जी बॉल्स। फोटोन्स क्या है? एनर्जी बॉल्स हैं, यानी एनर्जी की बॉल्स आ रही हैं, खूब सारी। अब वो एनर्जी बॉल्स आ रही है ना बेटा, तो जैसे कोई भी बॉल यहाँ आ रही है मान लो, अब यहाँ ये जो बॉल आ रही है ये यहाँ मोमेंटम लगा रही है, यहाँ फोर्स लगा रही है। अब अगर ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके अगर मैं 2 टुकड़े कर दूँ तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इसी तरीके से यहाँ भी फोर्स अप्लाई होगा। अगर मैं इस फोर्स के 2 कंपोनेंट कर दूँ, एक इधर और एक इधर, तो नेचुरल है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही काम करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना हेमीस्फीयर, इसका जो एरिया होता है, हेमीस्फीयर का एरिया, हेमीस्फीयर इसका एरिया क्या होता है? हेमीस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर लिख देते हैं हम, आधा है ना। ओके, अब ये जो हेमीस्फीयर का एरिया है इसका तो वैल्यू 2 पाई r स्क्वायर है, लेकिन हमें इसका जो है ना केवल वर्टिकल इंप्रेशन चाहिए, वर्टिकल प्रोजेक्शन चाहिए, है ना। सो वी नीड only vertical projection और vertical impression, of the area of हेमीस्फीयर, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। इधर वाला तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये जो एरिया है ना हेमीस्फीयर का, इसके 2 प्रोजेक्शंस हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले इधर वाले और इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल वाला जिंदा बचेगा, है ना। तो वो जो इंप्रेशन आएगा ना वो केवल पाई r स्क्वायर आएगा। दिस इज द इंप्रेशन
पाई आर स्क्वायर, यानी मैं केवल इस एरिया की बात करूँगा पाई आर स्क्वायर की, मैं और ज़्यादा बात करूँगा ही नहीं, मैं और ज़्यादा बात करूँगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आपका ये जो सोर्स आ रहा है ना, कहाँ है सोर्स? सोर्स की पावर W है बेटा, सोर्स की पावर W है, और इसने जो ये W पावर का जो सोर्स है, इसने चारों तरफ जो है ना लाइट अपनी फैलाई है। हमें इसका जो पूरा का पूरा जो मोमेंटम आने वाला है, जो पूरा का पूरा फोर्स आने वाला है, वो केवल पाई आर स्क्वायर पर ही लेना है, इसके अलावा हमें नहीं लेना है, यानी बाकी हमें एरिया काउंटिंग में नहीं लेना है। तो देखिए आपका वाटेज इतना है W, तो कितना कितना आपको मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा सवाल को पढ़ लीजिए, रिफ्लेक्टिंग है क्या है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज r एंड इनर सरफेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, फाइंड द फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर। यस, तो देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि कितना कितना इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। ओके, तो अब इसके अंदर जो है ना आपका जो W आने वाला है, तो कितना मोमेंटम आएगा, वो मोमेंटम चारों तरफ आएगा, वो मोमेंटम चारों तरफ आएगा, इधर भी 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 आएगा, एवरी साइड मोमेंटम आएगा। और जब ये एवरी साइड मोमेंटम आएगा तो ये फोर्स इधर भी लगेंगे और इधर भी लगेंगे। हमें इधर वाले सारे फोर्स कैंसिल कर देने, इधर वाले सारे फोर्स जिंदा ले लेने हैं, इनको ले लेने हैं। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, W आपका वो है जहाँ से आएगा, तो W आपके फोटोन आ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी पर सेकंड है, इट इज़ व्हाट, एनर्जी पर सेकंड है। अब एनर्जी पर सेकंड को मैं क्या बोलूँगा, एनर्जी पर सेकंड को मैं m इंटू सी अपॉन पर सेकंड बोलूँगा। अब ये अपने आप ही P अपॉन T इंटू सी हो गया, यानी आपका जो फोर्स है ना, ये फोर्स हो गया है आपका W अपॉन सी। ये आपका टोटल फोर्स आ रहा है जो इधर और इधर दोनों तरफ आ रहा है। अब आपके ये रिफ्लेक्टिंग भी है, इसका मतलब डबल होगा, और डबल होगा, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि ये जो F फोर्स आ रहा है ना, इसमें से आधा वाला फोर्स वेस्टेज है, केवल आधा फोर्स बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 पाई आर स्क्वायर इस पर पूरे पर आ रहा है ये F, हमें केवल पाई आर स्क्वायर पर ही चाहिए, हमें केवल पाई आर स्क्वायर पर ही चाहिए। यानी हमारा जो इफेक्टिव फोर्स आया वर्टिकल है ना, इफेक्टिव फोर्स ऑन वर्टिकल, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, तो ये आया आपका W अपॉन 2C, W अपॉन 2C फोर्स आ गया। अच्छा, अब ये W अपॉन 2C तो आ गया फोर्स, ये तो ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग है ना, तो रिफ्लेक्टिंग है इसलिए नेट फोर्स जो आएगा वो W अपॉन C आएगा। जब रिफ्लेक्टिंग है तो नेट फोर्स जो आएगा ना, क्योंकि तो नेट फोर्स आपका आएगा 2 टाइम्स इंटू W अपॉन 2C, यानी ये W अपॉन C आएगा आपका नेट फोर्स। चेक करना जरा W अपॉन C आंसर है क्या, इन्होंने W अपॉन 2C आंसर दिया है। W अपॉन 2C क्यों दिया है भैया आंसर, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इन्होंने लास्ट में, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना भैया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल। एक मिनट जरा, नेट फोर्स, अच्छा, एक्चुअली देखिए एक गड़बड़ हमने कर दी, पता है क्या, ये W एनर्जी है ना बेटा, ये चारों तरफ जाने वाली एनर्जी है। ये W एनर्जी जो यहाँ पे सोर्स है, ये लाइट तो इधर भी भेजता है ना, सोर्स तो चारों तरफ लाइट भेजता है। हम सारी लाइट को केवल अंदर अंदर कैसे ले सकते हैं, आधी लाइट तो बाहर उड़ गई, तो आप इस W को आधा करो, इस W को क्या करो, आधा करो, क्योंकि स्फीयर को आधा ही मिला है। कोई भी बल्ब अगर मान लो यहाँ जल रहा है, तो बल्ब ने आधी लाइट ऊपर भेजी है और आधी लाइट नीचे भेजी है। अब आपके पास में ये W अपॉन 2 आ गया, W अपॉन 2 को हमने ये कहा और ये F इक्वल टू आ गया। अब फिर इसको हमने F अपॉन 2C कहा और W अपॉन W अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने वर्टिकल एरिया प्रोजेक्शन लिया तो W अपॉन 4C आ जाएगा, फिर 4C को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है, तो आपका W अपॉन 2C आ जाएगा। थोड़ा सा इस गेम को समझने की कोशिश करो, है ना। वी नीड नॉट टू डू द कैलकुलेशन लाइक HC वर्मा जी,
आप एकदम लॉजिकल कैलकुलेशन करिए कि आपका इफेक्टिव प्रोजेक्शन जो है ना पाई आर स्क्वायर ही आने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ जो है ना इस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपका पावर जो है वो आधा ऊपर और आधा नीचे जा रहा है। तो देखिए टोटल W पावर है, W पावर है तो जो पावर रिसीव हो रहा है ना किसको, स्फीयर को, तो स्फीयर रिसीव्ड है ना ओनली दिस पावर है ना, रिसीव्ड में ई आएगा आई आएगा मेरे को नहीं पता, आप चेक कर लेना। रिसीव्ड की स्पेलिंग आई में डू रॉन्ग, तो स्फीयर रिसीव्ड दिस मच पावर ओनली, दिस मच पावर ओनली। ठीक है, अब देखो W/2 स्फीयर ने रिसीव करी, इसको मैं कहूँगा m/c/c/2 पर सेकेंड है, पर सेकेंड है। तो इसका मतलब ये आपका F/c/2 आ गया, ये आपके पास में फोर्स आ गया, फोर्स आ गया। अच्छा 2 क्यों किया जी, ठीक किया है अगर ये किया है तो। नहीं, ये W/2 यहाँ 2 नहीं करेंगे ना। देखिए W/2 जो है ना आपकी एनर्जी है, इट इज योर एनर्जी, इट इज योर एनर्जी पर सेकेंड है बेटा। एनर्जी पर सेकंड को आप लिखेंगे m/c/c/सेकेंड, यानी आप इसको लिखेंगे F/c। आपके पास में F आ गया, ये F पता है क्या आया है, ये F आपका पूरी वॉल पर आया है, लेकिन हमें केवल आधे वाला लेना है। तो आपका F जो है वो आया है W/2c। तो F जो हमारे स्फीयर पर लगा है, स्फीयर पर लगा है हेमी स्फीयर पर, वो है W/4c, W/4c। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है तो डबल हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग है तो डबल हो जाएगा। तो F जो है नेट वो आएगा आपका W/4c/2 यानी W/2c। आप यहाँ मेरे से पूछ सकते हैं कि सर पहले आपने इसको यहाँ आधा किया, फिर आपने और आधा किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया। देखो बेटा एक बात सुनो, ये तो हमें करना चाहिए, कभी भी हमें स्किप नहीं करने चाहिए स्टेप्स, क्योंकि ये आपका एक्चुअल आया है वो रिफ्लेक्शन के कारण 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये एब्जॉर्बिंग सरफेस होती तो हम हरगिज़ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये एब्जॉर्बिंग सरफेस नहीं है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड स्फीयर, perfectly reflecting solid sphere of radius r is kept in the path of a parallel beam of light in, if the beam of intensity this, then find the force exerted by the beam on the sphere। ये देखिए वापस से एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल क्या है बेसिकली कि आपके पास एक स्फीयर रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, और यहाँ से लाइट आ रही है, इस लाइट की इंटेंसिटी आई है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, आई है। बेटा इंटेंसिटी को हम कहते हैं, इंटेंसिटी को हम कहते हैं एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। अगर ये इंटेंसिटी आ रही है तो एरिया आपका इफेक्टिव ये है, दिस इज द इफेक्टिव एरिया, है ना। हाँ, क्रॉस सेक्शन इज द इफेक्टिव एरिया। तो एनर्जी को मैं कह दूंगा, एनर्जी को मैं कह दूंगा m/c/c अपॉन एरिया को मैं कह दूंगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना भैया, आर, हाँ पाई आर स्क्वायर में स्मॉल आर है ना, पाई आर स्क्वायर, और ये आपका टी है, ये आपका टी है। मैं कह दूंगा इसको P/T और C/पाई आर स्क्वायर। P/T को मैं कहूँगा फोर्स, इन्होंने फोर्स ही पूछा है ना। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास में फोर्स आ गया है, फोर्स आ गया है I/पाई आर स्क्वायर अपॉन C, ये फोर्स आया है बेटा, ये फोर्स है। अच्छा ये फोर्स पता है कब होता, जब ये कंप्लीट एब्जॉर्बिंग होता, जब ये कंप्लीट एब्जॉर्बिंग होता, तो टोटल रिफ्लेक्टिंग के लिए फिर आपका जो F आएगा ना वो आपका आ जाएगा ट्वाइस I/पाई आर स्क्वायर से, ये आपका रिफ्लेक्टिंग के लिए आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए इन्होंने जो है ना आंसर दे रखा है, ये इनका आंसर जो है ना, ये मेरे को इसमें गड़बड़ लग रही है ना। हाँ, इनकी ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, S वर्मा जी की, यहाँ पर गलती की है इन्होंने, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आपका ऐसा ही होगा जो मैंने कर रखा है, डबल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने केवल एक साइड का निकाला है, बाकी इन्होंने नहीं निकाला है, तो ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बीम ऑन द स्फीयर, हम उस साइड की बात करेंगे ही नहीं,
उस साइड की बात करेंगे ही नहीं, हम केवल इधर की बात ही करेंगे। यानी एरिया में हम कभी भी उधर वाला एरिया नहीं लेंगे, यानी 2πr² नहीं करेंगे। इन्होंने शायद ऐसा कर दिया है, इनकी कुछ ना कुछ लिमिट का पंगा है ना। एक बार फिर भी मैं इसको चेक कर लूँगा दोबारा, है ना, मैं एक बार चेक कर लूँगा, लेकिन फिलहाल आप चेक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, एग्जाम्पल 8, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। ये 7th वाला जो है इसको मैं चेक कर लूँगा, बट आंसर जो है ना मेरे को याद है, मेरे को अच्छी तरह से याद है कि पुराने ज़माने में भी ये समस्या होती थी कि 2 आता था, इसका हमेशा मेरा 2 आता था और ये ऐसा करते थे। चलिए फिर भी मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा, आप याद दिला देना मेरे को कि सर क्या बात है, हैं। एक सवाल और पहले भी था ऐसा कुछ जिसके अंदर अपन डिफ़र कर रहे थे इनसे, HC वर्मा जी से, एक बार मैं उसको भी चेक करूँगा, मेरे को ध्यान है वो सवाल कहाँ का है मेरे को ध्यान है, मैं ढूंढ लूँगा। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ कॉपर सरफेस, सोडियम सरफेस एंड सीजियम सरफेस, द वर्क फंक्शन इज दिस। बस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। देखिए कितना आसान सवाल है ये। W0 को हमने कहा था h न्यू नॉट, h न्यू नॉट को हमने कहा था HC/λ0। इसका मतलब आपका जो λ0 आया ना वो आ गया है HC/W0। अब देखो हम अलग अलग मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी जी, कॉपर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम। तो H है आपका 6.62 इंटू 10 की पावर -34, C है आपका 3 इंटू 10⁸ और W0 आपका दे रखा है वर्क फंक्शन कॉपर का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, ये हो गया। अच्छा अब इसका जो कैलकुलेशन आता है ना वो मैं आपको बता दूं कि आप 1/4.5 को एक बार साइड में रख दो और बाकी इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए आप। तो ये आपके आ गया 10 की पावर -26 और ये 10 की पावर -7 आएगा, 26 और 7, और यहाँ आएगा आपका 12.4 इंटू 10 की पावर -7, ये आपका आएगा। यानी कि ये कैलकुलेशन हमेशा आपकी 12.4 इंटू 10 की पावर -7 ही आएगी, ठीक है। तो आपका जो लैम्डा आ रहा है ना यहाँ पे, ये आ रहा है, इसमें जब आप करेंगे तो ये 3 से थोड़ा सा कम आएगा, 3 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना। तो आप कर दीजिए इसको 3800, है ना, 3800 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर आंसर आई थिंक। देखना जरा कॉपर वाला, भैया कॉपर वाला देखो, कॉपर वाला, ये तो बड़ा गंभीर बात हो गई भैया। 2.76 आ रहा है, घोटाला कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, यही आएगा 2.76, 276 है ना, 276 नैनोमीटर आ जाएगा, एकदम कैलकुलेशन करके आ जाएगा 276 नैनोमीटर। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 76 नैनोमीटर, वहाँ पे 10⁻⁹ करोगे तो इधर से तो ये आ जाएगा, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। अब देखिए सेकंड स्टेप, लैम्डा फॉर दी व्हाट, सोडियम को Na कहते हैं, है ना। और ये आपके पास में आ जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये है। तो ये आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये 1.6 आ जाएगा, तो 20/2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -7। अच्छा ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, हाँ अरे वो तो एक बार कैलकुलेशन करके रख लो जिंदगी भर के लिए, बार बार बस 2.3 को बाहर करो और इसको आप रखो 12.4 इंटू 10 की पावर -7, बस इतना सा कैलकुलेशन क्या करो आप डायरेक्ट, वो तो हमेशा यही आएगा, फिक्स है ये। तो अब आपका ये कितना आएगा, 2.3 को करोगे तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, 4-5 के आसपास आएगा, है ना, 5 से भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, है ना, हाँ ये 540 नैनोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आप तीसरा वाला जो है लैम्डा नॉट किसका,
कॉपर के बाद सीजियम। सीजियम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं या सी एस से करते हैं, वो आप देख लेना, थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन रहता है हमेशा ही। सी एस से करते हैं सीजियम को या सी से करते हैं, ये आपको देखना है। बस वही बात है आपकी वापस। 12.4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन कितना बताया था इसका 1.9। बस यही आपका आंसर है। तो कितना आ जाएगा 1.9, और ये मेरे को लग रहा है ये 1.9 जब आप इसको करेंगे तो ये 6 टाइम्स आएगा, है ना। 654 नैनोमीटर जो आंसर दे रखा है ना एस.सी. वर्मा जी ने, मैं नकल मार के लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना, वैसे यही आएगा। चलिए इसके बाद में देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद लिथियम कैथोड दिस, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई, देखो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 9 है क्या? हाँ 9 है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई है हाफ mv², इट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये आपको पढ़ाया था, हाफ mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। h देखना 6.62 इंटू 10⁻⁻34। जरा मैं न्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। अच्छा तो ये h आ गया, और इसको c को बोलेंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है, लैम्डा है 280 नैनोमीटर, यानी कि 2.8 इंटू 10⁻⁻7 ये है ना। अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है क्या? हाँ आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है तो भाग भी लगा दो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है तो आपको भाग लगाना है, नहीं तो ये आंसर जूल में आता है, हमेशा जूल में आता है। माइनस अब इन्होंने h न्यू नॉट जो है इन्होंने डायरेक्ट दे रखा वर्क फंक्शन, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा 2.5 लिख दो। हाँ जी h न्यू नॉट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ध्यान देना। चलिए अब हमने इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना डाला। ये है 12.4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करिए आप जरा कितना आएगा ये। हो ऐसे कैसे भाई? नहीं सॉरी वो 2.8 आएगा ना बेटा भाई। ये चीज जो है ना दिस है ना, ये है तो 2.8 इंटू 10⁻⁻7 आएगा ना यहाँ पे, करेक्ट। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा ये 2.8 को करेंगे तो मेरे को लगता है 4.5 के आसपास आएगा। 4.5 माइनस 2.5, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या आंसर? हाँ बिल्कुल, ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है इन्होंने, एस.सी. वर्मा जी ने, आंसर मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे बढ़िए आप। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो जी यही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही होता है, 1.9 वोल्ट ही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखना आंसर 1.9 वोल्ट ही दे रखा हुआ है। ये एक्चुअल में होता ही वही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकना है तो 1.9 वोल्ट उल्टा वाला लगाओ, 1.9 वोल्ट उल्टा वाला लगाओ, ठीक है, उल्टा वाला नेगेटिव वाला 1.9 वोल्ट लगाओ। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 करिए, क्वेश्चन नंबर 11 करिए, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। ये सारों सवाल एक ही मेथड से हैं, सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, बार बार फॉर्मूला एक ही लगेगा। क्या? हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और वो होगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो सब सवाल इसी कंसेप्ट से होंगे, 9th वाला भी, 10th वाला भी और 11th वाला भी, ठीक है। चलिए तो ये सब आप लोग कर लीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लीजिए, है ना। कल आपका जो लेक्चर आएगा वो आएगा एक्सरेज का, नहीं हाँ एक्सरेज का ही दे देते हैं पहले, है ना। चलो ठीक है।